नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बांग्लादेश अभी लगातार खबरों में है, लेकिन मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं उसकी शुरुआत जरूर बांग्लादेश से हो रही है। लेकिन ये मत डरिएगा कि मैं 20-25 मिनट सिर्फ बांग्लादेश पर बोल रहा हूं। ये बात जो है पूरे दुनिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों के बारे में है। ये बांग्लादेश में आज अर्थव्यवस्था कई वजहों से चौपट है। सरकार शेख हसीना की प्रधानमंत्री थी, वो उनकी सरकार जा चुकी है। नई सरकार वहाँ के एक विख्यात अर्थशास्त्री जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है, मोहम्मद यूनुस, उनकी अगुवाई में जिन्होंने आंदोलन किया था शेख हसीना को हटाने के लिए, उनकी ये भी शर्त थी कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो नई सरकार के मुखिया रहें। तो फौज की अगुवाई में ये सरकार बनी है, फौज सीधे सीधे शामिल नहीं हुई है, लेकिन उसी ने काम संभाला है शेख हसीना के जाने के बाद। और उसने जो सरकार बनाई है इसमें शेख हसीना की पार्टी की जितनी विरोधी पार्टियां हैं उनके नेता हैं, छात्र आंदोलनकारी जो हैं उनमें से कुछ नेता हैं, ऐसे कई लोग हैं उसमें। मोहम्मद यूनुस जो हैं एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बांग्लादेश के सबसे गरीब छोटे छोटे फुटकर ग्रामीण कारोबारी जो छोटा छोटा सा व्यापार करते हैं उनको माइक्रो फाइनेंसिंग, इसमें महारत हासिल थी। एक बड़ा मौलिक तरीका मोहम्मद यूनुस ने अख्तियार किया था, उसी वजह से सबसे गरीब तबके को कारोबारी बनाने और उनकी गरीबी को दूर करने, इसीलिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। शेख हसीना उनको पसंद नहीं करती थी, उनके ऊपर अदालत में मुकदमे चले, सज़ा की नौबत आ गई। अभी वो यूरोप में थे। अभी शेख हसीना की विदाई के बाद उनकी रवानगी या उनके भाग जाने, जिस नज़रिए से भी आप देखें, उसके बाद वो बांग्लादेश लौटे। लेकिन अर्थव्यवस्था खराब है। अभी क्या वजह है? अभी कुछ समय पहले तक तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी हिंदुस्तान के जीडीपी से आगे चल रहा था। दुनिया के ऐसे कोई बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं थे जिसके जूते, फुटबॉल, दूसरे खेल के सामान, उसके कपड़े लत्ते, रेडीमेड कपड़ा उद्योग के सिले हुए कपड़े ये बांग्लादेश में न बनते हों, ऐसा दुनिया का कोई ब्रांड नहीं था। सबका काम वहाँ पर होता था, बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम था। रॉ मटेरियल बाहर से आता था, वहाँ सिलाई होती थी, ये कपड़े बाहर जाते थे, विदेशी मुद्रा में मजदूरी मिलती थी वहाँ के लोगों को। सरकार बड़ी खुशहाल थी, लोग भी खुशहाल थे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन पर हमला हुआ रूस का, अर्थव्यवस्था चौपट हुई। वहाँ से पेट्रोलियम निकलना कम हुआ, अनाज निकलना कम हुआ, दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई। उसके भी थोड़ा पहले जाएं तो जो कोरोना लॉकडाउन जो लगा पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त, उस समय बांग्लादेश में उद्योग भी प्रभावित हुए। जो लोग वहाँ बनवाते थे सामान वो भी प्रभावित हुआ, बाजार बंद थे, लोगों का खेलना कूदना बंद था। कौन जूते खरीदेंगे, कौन कपड़े खरीदेंगे, कौन कैप और बैट और फुटबॉल कौन लेंगे? तो कुल मिलाकर बांग्लादेश जो है कोरोना लॉकडाउन के समय से लेकर अभी रूस के यूक्रेन पर हमले तक लगातार बाहरी वजहों से भी, थोड़ी सी घरेलू वजह थी, कोरोना लॉकडाउन में उद्योग बंद थे, लेकिन दुनिया में खरीदारी ही घट गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। बांग्लादेश उसका भी शिकार हुआ। लेकिन बांग्लादेश की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे सामने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है अभी, जो रिपोर्ट ये कहती है कि बांग्लादेश की 80% कमाई जो थी, 80% वो गारमेंट इंडस्ट्री से होती थी। गारमेंट इंडस्ट्री यानी जो खेल कूद के कपड़े बनाना, फैशन के कपड़े बनाना, अलग अलग ब्रांड के कपड़े सिलना, उससे होती थी 80% कमाई। कपड़ों की वही मजदूरी जो है, कपड़े सिलने की वही मजदूरी जो एकदम उसने एक एक मजदूर को करोड़ों की मशीन पे काम करने वाले कारीगर बनाकर जो कामयाबी पाई थी बांग्लादेश ने, वो काम ठप्प हुआ तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई।
भारत से तेज हो गई थी बांग्लादेश की विकास दर, वहाँ की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई, खराब हो गई। इसके बाद ये हुआ कि बांग्लादेश को जो पेट्रोल डीजल जो खरीदना पड़ता था वो महंगा मिलने लगा, दूसरे इंपोर्टेड सामान जो भी कच्चा माल वहाँ लगता था वो महंगा मिलने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उथल पुथल से भी वो प्रभावित हुआ और बांग्लादेश में मुख्य मजदूरी, मुख्य कमाई का काम जो था कपड़ा उद्योग, वहाँ सिलाई उद्योग मोटे तौर पे कहें तो वो कम हो गया, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसकी वजह से खराब हालत हो गई। और एक छोटी सी चीज़ उसमें है और कि भ्रष्टाचार भी बहुत हो गया था वहाँ पर, उसका भी असर हुआ। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की चौपट हो गई। मैं यहाँ से इतना सा सबक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जब किसी देश की 80% कमाई किसी एक सेक्टर पर टिक जाती है तो क्या होता है। आज सुबह मैं गार्डियन का पॉडकास्ट सुन रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कंपनियां पूंजी निवेश कर रही हैं, अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बुलबुला साबित होता है और वो बुलबुला फूट जाता है, उसका कोई असली असर ज़िंदगी पे ऐसा नहीं रह जाता जितना उसमें पैसा डाल रहे हैं लोग। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियां जिस बड़े पैमाने पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूंजी निवेश कर रहे हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह का साबित नहीं होता है फायदे का धंधा, तो रिसर्च तो हो जाएगी, एक टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो जाएगी, कंपनियों की कमाई का बुलबुला फूट जाएगा। कुछ उसी तरह की चीज़ मैं दूसरी जगहों के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है। वो ये है कि आज फ़िलिस्तीन की जो हालत है, फ़िलिस्तीन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा वहाँ उगने वाला जैतून का फल, ऑलिव कहते हैं जिसको, हिंदुस्तान में जो अति संपन्न तबके हैं वो मालिश वालिश के लिए, कुछ लोग पकाने के लिए भी जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। स्पेन से आता है, दुनिया के और कई देशों से आता है। फ़िलिस्तीनियों की कमाई का एक बड़ा जरिया था वो। आज युद्ध चल रहा है तो खेती बाड़ी सब चौपट हो गई है, ऑलिव से होने वाली कमाई भी चौपट हो गई है, और भी कारोबार खत्म हो गए वहाँ के फ़िलिस्तीन के। मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में 2 चीज़ों से मुख्य कमाई है, जान लीजिए। एक तो पर्यटन से मुख्य कमाई है वहाँ पर, दूसरी कमाई है वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से। वहाँ पश्मीना शॉल बनती हैं बिना पश्मीने के, अब तो शायद पश्मीना की ऊन जो है उस पर रोक लग गई है, तो ऊनी शॉल बनती है, सिल्क की शॉल बनती है, साड़ियों पर कसीदाकारी होती है, तरह तरह के और बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर कश्मीर में हाथकरघा, हस्तशिल्प, इसके सामान बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिनको पर्यटक खरीद के लेके जाते हैं, जिनका एक्सपोर्ट भी होता है। जब वहाँ आतंक का राज था कुछ साल पहले तक, जब वहाँ पर राजधानी श्रीनगर में कर्फ्यू लगे रहता था समय समय पर, तो कुल मिलाकर इन 2 चीज़ों से बड़ी कमाई थी वहाँ पर, पर्यटकों से और हाथकरघा हस्तशिल्प से। ये दोनों एक साथ चौपट हो गए थे, अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। पर्यटन की अर्थव्यवस्था आपको अंदाज लगाने में दिक्कत होगी। वहाँ होने वाली केसर को भी पर्यटक खरीदते थे, वहाँ खच्चर वाले जो हैं उनकी भी ज़िंदगी पर्यटकों से चलती थी। डल झील में जो शिकारे चलते हैं, नौका शिकारा कहते हैं उसको, उनका भी कारोबार पर्यटकों से चलता था। आतंक ने सबको ख़त्म कर दिया था, न पर्यटक आएंगे, न होटल चलेगी, न टैक्सी चलेगी, न शिकारे चलेंगे, न हैंडीक्राफ्ट बिकेगा, न साड़ी और शॉल लिए जाएंगे, न वहाँ पर किसी तरह का कोई सामान और बिक सकता। अगर पर्यटक ही नहीं आते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो पर्यटक केंद्रित अर्थव्यवस्था थी कश्मीर की। आज पर्यटक धड़ल्ले से जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था वहाँ की ठीक ठाक है। ऐसा कई जगहों पे होता है। आप देखिए कि उत्तराखंड में जिस तरह से 10 बरस पहले केदारनाथ में विकराल बाढ़ आई थी, इतनी तबाही हुई थी
हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग लापता थे। अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई थी। जिंदगी तो जिनकी जानी थी, जाने वाले चले गए। जो स्थानीय लोग बचे हैं, खच्चर वाले, पालकी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, टैक्सी वाले, छोटी छोटी होटलों वाले, इनके भी भूखे मरने की नौबत आ गई थी। क्योंकि एक चीज़, पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई थी अकेले, जैसे कश्मीर की मोटे तौर पर थी। उत्तराखंड की और ज़्यादा थी पर्यटकों पर आधारित। ऐसा ही अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, तो छत्तीसगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक खनिज आधारित राज्य है, यहाँ पर लोहे की खदानें हैं, यहाँ सीमेंट के पत्थर की खदानें हैं, यहाँ पर कोयले की खदानें हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधी आबादी से ज़्यादा, शायद पौनी आबादी जो है, वो धान की अर्थव्यवस्था पर जिंदा रहती है। राजनीतिक दलों में मुकाबला होते होते आज 3100 रुपये क्विंटल में यहाँ धान खरीदा जा रहा है किसानों का। पूरे हिंदुस्तान में इतना दाम कहीं नहीं था। यहाँ के बाद बीजेपी ने ओडिशा में भी इतना ही किया। धान उगाना, धान की मिलिंग, धान का चावल एफसीआई को देना, कुल मिलाकर अगर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो उसमें धान का इतना बड़ा योगदान है जिसकी हद नहीं। एक खबर अक्सर आती है, कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ राजधानी रायपुर के कुछ संपादकों और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सुबह के नाश्ते पर बुलाया था। उस पर यह चर्चा हुई थी कि जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था धान पर केंद्रित हो गई है, धान आधारित हो गई है, और धान की अर्थव्यवस्था 100% सरकार आश्रित हो गई है। धान के लिए पानी मिलना है तो सरकार की नहर से या सरकार के दिए हुए सोलर पंप से मिलेगा। धान का बीज, धान का खाद ये सरकार से या सहकारी बैंक से मिलेगा। धान उगेगा तो सरकार खरीदेगी। सब कुछ सरकार आधारित हो गया है, सरकार आश्रित हो गया है, सरकार केंद्रित हो गया है धान का काम। अब मैं छत्तीसगढ़ में बसता हूँ, यहीं का खाता हूँ, लेकिन मैं एक स्थिति की कल्पना करता हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा वक्त आ जाए कि धान जो है छत्तीसगढ़ से ज़्यादा सस्ता दूसरे प्रदेशों में हो के चावल वहाँ से खुले बाजार में, चावल का तो खुला बाजार है, वो आने लगे यहाँ पर, तो क्या होगा? मान लीजिए कोई एक ऐसा कीड़ा लग जाए धान की फसल को कि जो कोई पेस्टिसाइड से, किसी कीटनाशक से न मरे, तो क्या होगा? मैं आशंकाओं की बात कर रहा हूँ, मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हर किसी को आशंकाओं पे सोचकर तैयारी करनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ खाता तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गेहूं भी खाता है, चना भी खाता है, दालें भी खाता है, तेल भी लगता है पकाने में, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, कई तरह का तेल लगता है। इनकी फसल कहाँ है? फसल नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ एक अकेली फसल पर केंद्रित हो गया है, धान पर। धान के दाम इतने बढ़ गए हैं कि किसान अब और कुछ भी उगाना नहीं चाहते। धान उगाओ, सरकार पूरा खरीद लेगी। तो दलहन, तिलहन, दूसरा गेहूं, कोई और फल, सोयाबीन, कोई भी और चीज़, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके लिए हम आश्रित हैं दूसरों पर। यहाँ पर विविधता नहीं है, जो बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है यहाँ पर। और धान के भीतर भी अगर आप देखेंगे, अगर आप ज़्यादा संपन्न हैं, अगर आप कोई खुशबूदार बारीक चावल अगर चाहते हैं तो आपको अब आसानी से नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं हम तो सरकारी खरीद के लिए जिसकी उपज सबसे ज़्यादा है वही बीज लगाते हैं। तो न केवल छत्तीसगढ़ एक अकेली फसल, एक अकेले अनाज चावल पर केंद्रित हो गया है, बल्कि
चावल की गिनी चुनी वैरायटी पे केंद्रित हो गया है जो कि सबसे ज़्यादा उपज देती है, बाकी वैरायटी खत्म हो गई है। मैं ये भी नहीं कहता कि बायोडाइवर्सिटी कायम रखने की जिम्मेदारी एक किसान पे होना चाहिए जो अभी कुछ अर्सा पहले तक बड़े मुश्किल से जीता खाता था। खुदकुशी होती थी, कुछ साल पहले की बात है। अब छत्तीसगढ़ का किसान सबसे संपन्न और सबसे सुखी किसानों में से है। 31 रुपया क्विंटल उसको धान का दाम यहाँ पर मिलता है। तकरीबन तमाम फसल उसकी सरकार खरीद लेती है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, अनाज की विविधता खत्म हो गई। दाल और तेल के बीज जो हैं, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और जो भी हो सकते हैं, सोयाबीन, ये सब की विविधता खत्म हो गई। तो जिस तरह से बांग्लादेश केवल सिलाई पर केंद्रित हो गया था, गारमेंट इंडस्ट्री में सिलाई, कोई मौलिक गारमेंट नहीं बनते थे बांग्लादेश में, विदेशी ऑर्डर पे सिले जाते थे। वो ऑर्डर गड़बड़ा गए तो बांग्लादेश अभी भयानक आर्थिक संकट में फंस गया है। क्या छत्तीसगढ़ जैसी जगह को इस बारे में सोचना चाहिए कि किसी दिन अगर मान लीजिए धान डावाडोल हो गया किसी वजह से, किसी भी वजह से, बीज दगा दे गए, कीड़े का हमला हो गया, कुछ हुआ, क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। जब किसी एक ही चीज़ पे आप अपनी रोजी रोटी पूरी दांव पे लगा देते हैं, आपकी आय का साधन कोई अकेले रह जाता है। जैसे बांग्लादेश में सिलाई, दुनिया का दर्जी बन गया था बांग्लादेश, पूरे दुनिया का दर्जी बन गया था, सब चीज़ों की सिलाई होती थी वहाँ पे। एक एक अनपढ़ महिला जो कि कॉलेज स्कूल नहीं गई हुई है, मशीन पे काम सीखती थी, लाखों रुपए रोज के कपड़े सिल लेती थी एक एक मशीन पर। तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में ये सोचना चाहिए। आपको ध्यान होगा जो कारोबारी रहते हैं वो ज़्यादा होशियार रहते हैं। जैसे शेयर बाज़ार में जो लोग पूंजी निवेश करते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो रहता है, उन्होंने बाज़ार में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगा के रखे हैं, तो वो तय करके चलते हैं कि किसी भी एक सेक्टर में वो 30% या 40% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। कैसे? जैसे वो सेक्टर है मान लीजिए पेट्रोलियम का, उसमें मान लीजिए उन्होंने 90% पैसा लगा दिया है पेट्रोलियम कंपनियों के शेयर में कि बढ़िया आज मुनाफा हो रहा है, और कल के दिन मान लीजिए अचानक ही ये हो जाए कि सोलर एनर्जी से बैटरी रिचार्ज हो रही है, बैटरी से गाड़ियां चल रही है और पेट्रोलियम की खपत जो है गिरने लगी, उन कंपनियों के शेयर के दाम गिरने लगे, तो आपके 90% पूंजी निवेश का दाम अगर गिर जाएगा तो आप घाटे में आ जाएंगे। तो समझदार लोग ये करते हैं कि विविधता रखते हैं, 10-20% पेट्रोलियम में, 10-20% स्टील इंडस्ट्री में, 5-10% आईटी सेक्टर में, कुछ बैंकों में लगा दो, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दो। ऐसा विविधता रखते हैं लोग, ताकि कोई भी एक सेक्टर अगर नुकसान में जाए तो उसका सिर के ऊपर बिजली की तरह न गिरे वो पूंजी निवेशक के। ये समझदारी दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ कि आज बांग्लादेश जो कि भारत से आगे निकल गया था अर्थव्यवस्था में, बुरी आर्थिक स्थिति में आ गया है, उसको पटरी में लाना जो है, सरकार के मुखिया जो हैं सलाहकार मोहम्मद यूनुस, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल पड़ने वाला है उनके लिए। हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो ऐसे कई प्रदेश हमको देखने को मिलेंगे जो किसी एक अर्थव्यवस्था पर टिक गए हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए समझदार सरकारें, समझदार प्रदेश वो रहते हैं जो एक विविधता कायम रख कर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के पास ये सहूलियत है कि इसके खेत हजारों साल तक धान उगा सकते हैं, इसकी खदानें हजारों साल तक लोहा, कोयला, सीमेंट, पत्थर उगल सकती हैं, इतना है यहाँ पर। तो ये इसको एक सहूलियत है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यहाँ की सरकार को इंसानों को स्किल्ड बनाना चाहिए,
मानव श्रम, मानव शक्ति के केवल उसी के ऊपर, धान और खनिज, इससे परे एक डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, एक नए तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है कि लोगों को हुनर सिखाकर तैयार किया जा सके। जैसे आप देखिए बांग्लादेश, उसने सिलाई सिखाया लोगों को और अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उस तरह का काम केवल बांग्लादेश में नहीं हो सकता। मशीनें सारी इंपोर्टेड थी, लोग सारे अनपढ़ थे, स्थानीय थे, उनको सिखा के उसने कर लिया। हिंदुस्तान में भी हो सकता है वैसा। यहाँ पे धीरे धीरे गारमेंट इंडस्ट्री का काम बढ़ रहा है। मैं आपको बतलाऊं, जैसे ही बांग्लादेश में सरकार गिरी, हिंदुस्तान में किसी एक गारमेंट इंडस्ट्री के शेयर 18% बढ़ गए एक दिन में। लोगों को लगा कि दुनिया को अगर कपड़े सिलाने हैं, खेल का सामान सिलाना है, ग्लव्स सिलाने हैं, पैड सिलाना है, तो आना पड़ेगा हिंदुस्तान में। बांग्लादेश के बाद यहीं सबसे सस्ती मजदूरी है, या वियतनाम में है, ऐसे कुछ जगहों पे जाना पड़ेगा। आपको बतलाऊं मैं कि जैसे चीन में कोरोना के समय जो इंडस्ट्री ठप हुई और चीन की अपनी नीतियां जो हैं, पश्चिम के साथ टकराव है, उसके कारण जब इंडस्ट्री ठप हुई तो दुनिया के बड़े बड़े कारोबारियों को, जिनमें एप्पल जैसी कंपनियां हैं जो अपने लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर सब चीन में बनवाते थे, उनको लगा कि नहीं, चीन के बाहर भी कुछ होना चाहिए। तो दुनिया की बहुत सारी कंपनियों ने एक नीति बनाई, चाइना प्लस वन। चीन में तो रखेंगे ही, क्योंकि वहाँ सबसे सस्ता, सबसे तेज बनता है सामान, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होती है चीन में। लेकिन हिंदुस्तान के तरफ भी आए लोग। हिंदुस्तान का बड़ा फ़ायदा हुआ। चाइना प्लस वन की जो ज़रूरत थी दुनिया की, कि चीन के साथ साथ एक और जगह पर कारखाना रखना है, अकेले चीन पे निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। तो हिंदुस्तान में भी अब एप्पल के फ़ोन बनने लगे हैं, जो महंगे आईफोन हैं वो यहाँ भी बनने लगे हैं, और फ़ोन भी बनने लगे हैं और कंपनियों के। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बतला रहा हूँ आपको। तो किसी एक देश पे आश्रित रहने के बजाय अब दुनिया की समझदार कंपनियां चीन के बाहर, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वियतनाम हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और डाल रही हैं, या अपने जो बनाने वाले पार्टनर हैं उनको कह रही हैं कि आप यहाँ पर डालो, अकेले चीन पे हम निर्भर नहीं रहेंगे। मैं पूरे दुनिया की बात आपको बतलाता हूँ। पूरे दुनिया आज चिप्स के लिए, कंप्यूटर चिप्स जो रहते हैं, जो मेरे इस कंप्यूटर पे लगे हैं, जो मेरे कैमरे में लगे हैं, जो इधर टीवी स्क्रीन पे लगे हैं, जो इस एसी में लगे हैं, जो मेरी कार में लगे हैं, जो मेरे कैमरे में लगे हैं, सब जगह चिप्स लगे हैं। चिप्स का सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है ताइवान में होता है। अब पूरी दुनिया के सामने एक दिक्कत ये है कि अगर ताइवान के ऊपर चीन का हमला हो जाए, जैसा कि चीन आए दिन तेवर दिखाता है, और रूस का हमला यूक्रेन पे जो हुआ उसको देखकर चीन के दिल में बड़ी हसरतें बढ़ रही हैं कि जब रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर और पश्चिम के आर्थिक बहिष्कार का उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा भी आर्थिक बहिष्कार कर दे, भले हम तो ताइवान को निपटा सकते हैं, जो इतिहास में कभी हमारा हिस्सा था, ऐसा चीन का कहना है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, क्योंकि चिप, माइक्रोचिप जो हैं, उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन ताइवान में होता है, और इस यूनिट को बनाना आसान नहीं है। चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों को बनाना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। अमेरिका के आज के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बजट का भी हिस्सा रखा है, बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ पे, लेकिन टाइम लगेगा। ताइवान का कोई विकल्प नहीं है। तो मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, दुनिया को ना एक देश पर आश्रित होना चाहिए, किसी देश को किसी प्रदेश पर आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी प्रदेश को अपनी अर्थव्यवस्था के किसी एक पहलू पर आश्रित नहीं होना चाहिए। एक विविधता रहनी चाहिए। जो आपकी खूबी है उस खूबी का तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन विविधता की तरफ भी ध्यान रखिए।
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि छत्तीसगढ़ जैसे बहुत से राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां से निकल के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर काम नहीं करते। जो इक्का दुक्का लोग यहाँ से जाते हैं दूसरे देशों में, वो आईआईटी जैसे किसी कॉलेज से पढ़कर वहाँ से निकल कर जाते हैं। उसमें बाहर जाने में योगदान आईआईटी का रहता है, आईआईएम का रहता है। यहाँ का योगदान नहीं रहता है, यहाँ की सरकार का योगदान नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। इनको सोचना चाहिए अपने बारे में, क्या ये अपने लोगों को इतना स्किल्ड बना पा रहे हैं, इतना हुनरमंद बना पा रहे हैं, या फिर ये किसी एक अर्थव्यवस्था पे टिक गए हैं जाकर कि इसी अर्थव्यवस्था से चलेगा काम। मध्य प्रदेश का सोचता हूँ मैं तो, जैसा हमारे यहाँ धान का राज है छत्तीसगढ़ के खेतों पर, मध्य प्रदेश में शायद गेहूँ, सोयाबीन, ऐसी 2-3 अलग फसलों का राज है। तो क्या उसमें और विविधता लाई जा सकती है? सरकार अगर पूरी ताकत से केवल एक फसल को बढ़ावा देगी, जैसे हिंदुस्तान में केवल एक खेल क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है, तो बाकी खेल किसी किनारे पहुंच नहीं पाते। और अब तो ये हो गया है कि क्रिकेट संघ जो है, बीसीसीआई जो है, उसको इनकम टैक्स वगैरह भी कुछ नहीं देना पड़ता, तो हजारों या शायद दसियों हजार करोड़ जितना उसकी कमाई है, उस पैसे पे कोई उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। उसकी कमाई देश में दूसरे खेलों में सरकार के मर्जी से इस्तेमाल नहीं हो सकती। बीसीसीआई चाहे तो दे देती है, चलो हम मुक्केबाजी के लिए 5 करोड़ दे देते हैं, चलो हम हॉकी के लिए 10 करोड़ दे देते हैं, दान दिए टाइप का दे देते हैं, लेकिन सरकार का काबू नहीं है। नतीजा ये है कि खेल के नाम पे हिंदुस्तानी लोग जो हैं 4 साल में एक बार ओलंपिक में देख लेते हैं मुक्केबाजी क्या है, भाला फेंक क्या है, इतना देख लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में जो खेल का माहौल रहना चाहिए, उसको एक अकेले क्रिकेट ने कब्जा है उसके ऊपर। बांग्लादेश जो भुगत रहा है अभी कि एक कारोबार, एक किस्म की मजदूरी 80% कमाई थी देश की, चौपट हो गई। किसी भी देश प्रदेश को ऐसे सीमित विकल्प नहीं रखना चाहिए। अपने कमाई के, अपने उपज के, अपने प्रोफेशन के, अपने कारोबार के कई तरह के विकल्प रखना चाहिए। मैं ये नहीं जानता हूँ कि उत्तराखंड जो है, पर्यटन के अलावा और क्या विकल्प वहाँ पर हो सकता है, मुझको नहीं मालूम है, ये वहाँ की सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, महाराष्ट्र एजुकेशन का हब है। उत्तर भारत के हिंदी भाषी इलाकों के लाखों स्टूडेंट महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, तो एजुकेशन इंडस्ट्री है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सबसे बड़ा कारोबारी और सबसे बड़ा उद्योग का केंद्र भी है महाराष्ट्र। पूरा का पूरा मुंबई जो है देश की वाणिज्यिक राजधानी है, इतना बड़ा है। महाराष्ट्र के पास पर्यटन है, महाराष्ट्र के पास जंगल हैं, महाराष्ट्र के पास उपज है, तरह तरह की फसलें वहाँ पे होती हैं। महाराष्ट्र के बजट में जो कमाई है बहुत डाइवर्सिफाइड होगी, ऐसा मेरा अंदाज है, मैंने देखा नहीं है। तो मुझको ये लगता है कि हर प्रदेश को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। महाराष्ट्र से लोग दुनिया भर के देशों में जाके काम करते हैं, वहाँ के पढ़े लिखे लोग। दक्षिण भारत के हर राज्य के लोग जाते हैं दुनिया में काम करने के लिए। देश के जिन राज्यों के लोग नहीं जाते हैं उनके बारे में मेरी सलाह है कि आज पूरे दुनिया में वैकेंसी है, नौकरियां हैं, कामकाज की जगह है, गुंजाइश है। अपने लोगों को पूरे दुनिया में जाकर काम के लिए जो तैयार नहीं कर सकेंगे, जो केवल अपने यहाँ की एक फसल, एक खदान जैसे कारोबार, इसी पे आश्रित रह जाएंगे, ये अपने लोगों की पूरी संभावनाओं को नहीं पेश कर पाएंगे। आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों की जो संभावनाएं हैं वो तब हो सकती हैं जब धान का खेत अगर 3100 रुपया क्विंटल हमको लग रहा है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो उन लोगों के बारे में सोचिए। सुंदर पिचाई जैसे लोग दक्षिण भारत से निकल कर जाकर अमेरिका में गूगल के मुखिया बने हुए हैं, उसकी सैकड़ों करोड़ रुपए साल की तनख्वाह है।
हजारों करोड़ रुपए उसके शेयर का दाम हो चुका होगा सुंदर पिचाई का। मुझको लगता है कि हमको अपने ही देश के दूसरे प्रदेशों से सीखना चाहिए, हमको बांग्लादेश से भी सीखना चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी बांग्लादेश में, वहाँ तो तूफान भी आता है, बहुत ख़राब हालत रहती है। इधर तो हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेश जो हैं तूफानों से मुक्त हैं, बिजली बहुत है यहाँ पे, कारखाने चल सकते हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ प्रदेश हमारे राजस्थान गुजरात जैसे ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा तपता है सूरज, उनको सोलर एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे कई चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो न एक फसल पे टिकिए, न एक पेशे पे टिकिए, न एक देश पे टिकिए, न एक प्रदेश पे टिकिए, न एक कारोबार पे टिकिए। एक विविधता लाइए ज़िंदगी में, तभी आप देखेंगे कि आप अपनी पूरी संभावनाओं को हासिल कर सकेंगे। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगा, इसको और लोगों को भेजिएगा, इसमें हर किसी के सोचने का कुछ कुछ है। और इस पर टिप्पणी कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको इसकी बातें कैसी लगी। हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट के शौकीन हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसके जितने भी बड़े शौकीन हों, कैंसर आपसे ज़्यादा शौकीन है तंबाकू खाने पीने वाले लोगों का। आप तंबाकू नहीं खा रहे हैं, कैंसर आपको खा रहा है, ऐसा मान के चलिए। वक्त की बात है, अभी आपका जबड़ा हिल रहा है, आपकी जुबान पे स्वाद आ रहा है, आप एक कश ले रहे हैं, लेकिन ये सब असल में कैंसर कर रहा है। पेट उसका भर रहा है कैंसर का, उसको एक नया मरीज मिल जाता है। मैं छत्तीसगढ़ के आंकड़े बतलाता हूँ आपको। जितने कुल कैंसर मरीज हैं उसके 24% मुंह के कैंसर के हैं, जो पूरी तरह से तंबाकू से जुड़ा हुआ है। तंबाकू खाना पीना, गुटखा दबाना, इसी के मरीज हैं। गले की नली के कैंसर के मरीज, फेफड़े के मरीज अलग हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक है। क्यों खाना पीना ऐसा? आप कैंसर अस्पताल जाके देखिए, मुंह के कैंसर के जो मरीज हैं, कैसे उनका गाल काट के निकाल दिया जाता है, जबड़े काट के निकाल दिए जाते हैं, मुंह नहीं खुलता है, बोल नहीं सकते, उंगली से खाना भीतर डालना पड़ता है। क्यों ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? छोड़ दीजिए तंबाकू को। फिर मिलेंगे।